अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हमें एक ब्रॉडर टर्म समझना ज़रूरी है बाय द नेम ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आपके ना सिर्फ एमए के कोर्स एमएफए के कोर्स का पार्ट है, बल्कि पास पेपर्स में काफ़ी दफ़ा जो है वो टेस्ट भी हो चुका है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी को कहते हैं जिनके अंदर इतनी पावर होती है कि वो एग्जिस्टिंग किसी भी टेक्नोलॉजी को या किसी भी फिजिकल यानी कि ब्रिक एंड मॉर्टार मॉडल को इस तरह रिप्लेस करें कि उसके पूरे के पूरे कस्टमर्स, ना सिर्फ कस्टमर्स बल्कि सप्लायर्स, बल्कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री इस तरह एक पैराडाइम शिफ्ट आए कि लोग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी या एग्जिस्टिंग तौर तरीके को ऑब्सलीट समझने लगे और उस तौर तरीकों को छोड़ के नए टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करना उनके लिए जो है वो मजबूरी बन जाए। तो एग्जिस्टिंग किसी भी प्रोसेस को, किसी भी मेथड को, किसी भी सिस्टम को, किसी भी टेक्नोलॉजी को या इवन किसी भी फिजिकल स्पेस को अगर कोई टेक्नोलॉजी रिप्लेस करने की इस तरह ताकत रखती है कि वो स्विप अवे कर दे, यानी कि उसका नाम और निशान, उसका ओरिजिन ही मिट जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आती हैं जिन्होंने पास्ट में के अंदर जो है वो ये काम किया भी है और कर भी रहे हैं। सितंबर 2024 और आपका मार्च 2024 और इससे पहले भी बहुत सारी अटेम्प्ट्स के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपके पास पेपर्स के अंदर पूछी गई है। अगर मैं आपको एक बात कहूं तो एक बात दिमाग में रखिएगा कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ वो टेक्नोलॉजी होती है जो कि पूरे एरिया को, यानी कि आपकी पूरी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को वाइप आउट करे, ना सिर्फ मेयर इंप्रूवमेंट नहीं होनी चाहिए। डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी के हम कुछ एग्जांपल लेते हैं आप ही के पास पेपर से। मान लीजिए आपके मुल्क के अंदर 4G चल रहा है और आपके मुल्क के अंदर जो है वो 5G आने वाला है और बहुत सारे ममालिक के अंदर 5G आ चुका है। तो सर क्या 5G टेक्नोलॉजी 4G के लिए डिस्ट्रप्टिव है या नहीं है? तो इसका आंसर है बिल्कुल है। इसलिए क्योंकि जब आप 5G की बेनिफिट्स देखेंगे ओवर 4G तो आप हैरान रह जाएंगे कि 5G आने के बाद से कोई भी बंदा 4G इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि 5G आने के बाद से हर बंदा उन मोबाइल फ़ोन्स को लेगा जो कि 5G कॉम्पेटेबल होंगे। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 5G टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आप 2 घंटे की HD वीडियो सिर्फ और सिर्फ, जो कि कम से कम 5 GB के करीब करीब होती है, आप सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि 4G में आपको कम से कम 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं। 5G टेक्नोलॉजी 100 टाइम्स फास्टर है दैन 4G, और ना सिर्फ 100 टाइम्स फास्टर है बल्कि इतनी लो लेटेंसी है जो कि आप कह सकते हैं कि 1 मिली सेकेंड से भी कम इसकी लेटेंसी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि 5G इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे कि IoT को सपोर्ट करेगा। 5G इस्तेमाल करके आप AI और VR जैसी टेक्नोलॉजी को बहुत आराम से अडॉप्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं 5G को लेकर। इवन आपके फ़ोन्स के अंदर भी 5G सपोर्ट होना चाहिए, तभी आप 5G को इस्तेमाल कर सकते हैं। 5G आने के बाद सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ मेयर टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि 5G आने के बाद बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वजूद में आएंगी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो आज की तारीख में इंटरनेट होने की वजह से, कम इंटरनेट होने की वजह से ग्रूम नहीं कर पा रही, वो 5G के आने की वजह से और जो है वो ग्रोथ लेंगी। इससे गवर्नमेंट भी अर्न करती है, टेलीकॉम्स भी अर्न करती हैं, कंज्यूमर्स भी अर्न करता है, और ओवरऑल मुल्क का भी बेनिफिट होता है और आपकी पूरा इकोसिस्टम क्रिएट होगा। तो 5G डेफिनेटली इज़ अ डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी फॉर 4G। अगर मैं दूसरी बात करूं हार्ड ड्राइव की, क्या सर 2 TB से मैं 3 TB या मैं 4 TB या मैं 5 TB पे जाऊंगा तो क्या 5 TB की जो मेरे पास SSD है, क्या 5 TB की SSD 4 TB की SSD के लिए डिस्ट्रप्टिव है कि नहीं, या 2 TB की SSD के लिए डिस्ट्रप्टिव है कि नहीं? तो इसका जवाब है ये डिस्ट्रप्टिव नहीं है, बिकॉज इट जस्ट मेयर द इम्प्रूवमेंट। आप 4G से 5G जाते हैं या 5G से अब जो है वो 1 TB पे भी आप जा रहे होते हैं, यानी कि 1000 GB तक भी आप जा रहे होते हैं, तो इससे मेयर इंप्रूवमेंट, ये सिर्फ स्टोरेज क्रिएट कर रहा है और टेक्नोलॉजी भी थोड़ी सी फास्ट हो रही है, लेकिन इतनी फास्ट नहीं हो रही कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री को जो है वो वाइप आउट करके रख दे। तो 4G से 5G का ट्रांसफ़र मतलब शिफ्ट होना ये डिस्ट्रप्टिव नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको तीसरी एग्जांपल दूं कि सर विंडोज़ 11 से मैं विंडोज़ 12 पे आ गया, या विंडोज़ 10 से मैं विंडोज़ 11 पे आ गया, विंडोज़ 8 से मैं विंडोज़ 8.1 पे आ गया, तो ये टेक्नोलॉजी का जो मेरा शिफ्ट है, या इसी तरीके से आप मोबाइल फ़ोन्स के अंदर iOS के अंदर या एंड्रॉयड के अंदर वर्जन जाते हैं कि वर्जन 13 से 14 आ गया, या iOS जो है वो अपडेट हो गया। ये अपडेट होना भी एग्जिस्टिंग वर्जन के लिए डिस्ट्रप्टिव नहीं है, इसलिए क्योंकि ये जस्ट एक मेयर इंप्रूवमेंट है। कुछ माइनर फिक्सेस होंगे, कुछ सिक्योरिटी की इन्हेंसमेंट्स होंगी, कुछ आपके लिए जो है वो बग जो होगा वो फिक्स हो रहा होगा, और इवन विंडोज़ की भी अगर आप थोड़ा सा अपडेट करते हैं तो वो भी कोई पूरी के पूरे विंडोज़ जो है वो एग्जिस्टिंग विंडोज़ के लिए डिस्ट्रप्टिव नहीं है, बिकॉज जस्ट अ मेयर द इम्प्रूवमेंट। हाँ, अगर आप मुझे ये बात करें कि सर विंडोज़ का इट्सेल्फ आना 90s के अंदर, जहाँ पे सिस्टम होता ही नहीं था, और विंडोज़ का आना
वो बिल्कुल 90s के अंदर एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी बिल्कुल था। तो ये बात आपने दिमाग में रखनी है। इसी तरीके से सर ब्लॉकचेन भी एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जो कि पूरे के पूरे एग्जिस्टिंग निज़ाम को, कंज्यूमर को, सप्लायर्स को ना सिर्फ अफेक्ट करेगी बल्कि वाइप आउट कर देगी। इसी तरीके से अगर मैं आपको बात बताऊं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, क्या फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, क्या ये एग्जिस्टिंग मीडिया के लिए, जो कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके लिए डिस्ट्रप्टिव है कि नहीं? बिल्कुल है। हर नई कंपनी, हर पुरानी कंपनी अपनी प्रेजेंस सोशल मीडिया के अंदर लाती है, बिल्कुल डिस्ट्रप्टिव है। सोशल मीडिया ने एक नया कंज्यूमर, नया सप्लायर, नई इंडस्ट्री, नए एडवर्टाइजर्स, नए वेन्यूज खोले हैं, ना सिर्फ खोले हैं बल्कि डिसरप्ट करके रख दिया है। अगर हम रेवेन्यूज़ के ऊपर बात करें तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी एग्जाम्पल के साथ समझ में आ गई होगी। ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ मियर इंप्रूवमेंट हो, मियर अपडेट हो और थोड़ी सी माइनर फिक्सेस या माइनर बग्स को इंप्रूव करके एडवांसमेंट और एनहेंसमेंट करके आगे बढ़ रही हो, वो टेक्नोलॉजी को आप डिस्ट्रप्टिव नहीं कहेंगे। ऑल्दो इट्स एन एडवांसमेंट, बट वो टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्टिव नहीं होगी। डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आपकी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को हिला के रख। हम थोड़ी सी एग्जांपल लेंगे, उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आएंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो हम डेली के हिसाब से कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप एक ऐसी टेक्नोलॉजी साबित हुई जिसने एग्जिस्टिंग तमाम कम्युनिकेशन मोड को, चाहे वो ईमेल हो और चाहे वो लेटर के जरिए आप जो है वो टाइप करते हो या चाहे वो एसएमएस हो, उसने इसको इस तरह वाइप आउट किया कि अब आज की तारीख में आपकी जो कॉल्स होती हैं, बल्कि इवन वीडियो कॉल्स भी होती हैं, बल्कि इवन अब तो वीडियो मैसेजेस भी आ गए, वो भी आप व्हाट्सएप के थ्रू ही करते हैं। ईमेल आज की तारीख में भी बहुत सारे कॉर्पोरेट लेवल और बहुत सारे फॉर्मल लेवल के अंदर इस्तेमाल होती है, लेकिन व्हाट्सएप हैज़ टेकन द लीड। नंबर 2 अगर मैं बात करूं आपकी, तो दराज.pk, आपके मुल्क की दराज.pk, जिसने शॉपिंग को यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग को इस तरह ग्रोथ दी कि आपके जो एग्जिस्टिंग फिजिकल ब्रिक एंड मोर्टार मॉडल है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी की पूरी दुनिया में, वो थोड़ा सा शेकअप हो गए और अपना एक ऑनलाइन विंग बनाने में मजबूर हो गए, क्योंकि दराज.pk ने बहरहाल एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी साबित होने के साथ साथ एक पूरे का पूरा नया बिजनेस मॉडल दिया और उस बिजनेस मॉडल को टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज करके पूरी एग्जिस्टिंग फिजिकल सुपर स्टोर्स को हिला के रख दिया। अगर मैं आपको तीसरी बात करूं, अपने ही मुल्क की ज़मीन.com ऐसी टेक्नोलॉजी और एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसने ना सिर्फ एक नया बिजनेस मॉडल दिया बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ फिजिकल रियल एस्टेट बिजनेस को पूरी तरीके से शेकअप करके रख दिया। बल्कि अब आज की तारीख में पूरे का पूरा फिजिकल रियल एस्टेट ज़मीन.com के साथ रजिस्टर होने के लिए मजबूर हो गया इन ऑर्डर टू टेक द बिजनेस। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो डाटा सेंटर्स, हमारे पास AWS यानी कि अमेजॉन वेब सर्विसेज के इस तरह के क्लाउड कंप्यूटिंग के डाटा सेंटर्स हैं क्लाउड लेवल के ऊपर, जिसने फिजिकल डाटा सेंटर्स को शेकअप कर दिया और अब आज की तारीख में लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं जूम की, तो जूम ने ये एक टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि ये साथ एक अपना बिजनेस मॉडल भी लेकर आती है, और एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसने फिजिकल सेटअप्स को, फिजिकल मीटिंग्स को, फिजिकल कॉन्फ्रेंस मीटिंग को इस तरह शेकअप किया, बल्कि इसने तो एयरलाइन इंडस्ट्री को भी शेकअप किया कि लोग अब ट्रैवल करके बिजनेस मीटअप नहीं करते बल्कि जूम के जरिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग करते हैं। तो जूम ना सिर्फ एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी बल्कि अपने साथ साथ एक बिजनेस मॉडल भी है जिसने एग्जिस्टिंग तमाम चीज़ों को शेकअप करके रख दिया। इसी तरीके से मैं अगर आपसे बात करूं कि उबर और हमारे मुल्क के अंदर करीम, ये एक ऐसी रेड हेलिंग कंपनीज हैं जो कि टेक्नोलॉजी के जरिए बिजनेस मॉडल लेकर आई, और एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिन्होंने एग्जिस्टिंग टैक्सी जो आपके मुल्क के अंदर नजर आती थी उन्होंने उसको शेकअप किया, ना सिर्फ शेकअप किया बल्कि पूरे का पूरा बिजनेस वाइप आउट कर दिया इस टेक्नोलॉजी और इस बिजनेस मॉडल के जरिए। इसी तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजी के अंदर एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी है जिसने 2008 के अंदर ऐसा डॉक्यूमेंट निकाला जिसने पूरे फाइनेंशियल सेटअप को और फाइनेंशियल सेक्टर को पूरी दुनिया के अंदर एक समझ लें कि एक हिट किया और बताया कि किस तरीके से डिसेंट्रलाइज सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और बहुत सारे और भी फीचर्स यानी कि स्पीड और कॉस्ट के ज़रिए आप एक ट्रांजैक्शन को मुमकिन बना सकते हैं। मैंने इसके अंदर एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि किस तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने ही जार्गन के अंदर आप समझ सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम किस तरह करती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लीगल भी है कि नहीं है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, और मैंने उसको थोड़ा सा पास के अंदर कनेक्ट किया और करंटली कौन कौन सी कंपनीज और कौन कौन सी कंट्रीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुली इस्तेमाल कर रही हैं, जिसके अंदर ना सिर्फ
वॉलमार्ट एक यूएस का सुपर स्टोर है, बल्कि एस्टोनिया नाम की भी एक कंट्री है जो कि नॉर्थ कोरिया के अंदर पाई जाती है, और रिपल नाम की भी एक कंपनी की मैंने बड़ी डिटेल एग्जांपल दी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको डिटेल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना है अदर देन एमएफए, तो आप मेरा सेकंड वीडियो जाकर देख सकते हैं। आते हैं दोबारा अपने टॉपिक के ऊपर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आपने सिर्फ ये दो बातें दिमाग में रखी कि ये एक ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो कि सेंट्रल अथॉरिटी से पावर लेके नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और उन नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स को हम नोड्स कहते हैं, जिसमें बहुत सारे माइनर्स भी होते हैं जिनका काम ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना होता है। तो अगर बहुत सारे कंप्यूटर्स के पास पावर चला जाए और सेंट्रल कंप्यूटर से आप सेंट्रल इंस्टीट्यूशन से या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से पावर लेके इसको डिसेंट्रलाइज कर दें और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो इसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा कि हमारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ यहां पर जाता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसने क्रिप्टो करेंसी क्रिएट करी और उसके अंदर हम सिर्फ बिटकॉइन के अंदर ही ट्रेड कर सकते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसने ना सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए ही वो है, बल्कि नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए भी वो है, और इतनी ही बेनिफिशियल है जितना कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए होने की कोशिश कर रही है। अगर मैं आपको बात करूं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ना सिर्फ सप्लाई चेन के अंदर, बल्कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, वोटिंग, एजुकेशन सिस्टम और आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी इतनी ही बेनिफिशियल है जितना कि हमें क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में नजर आता है। चूंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फर्स्ट इस्तेमाल हुई ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने उसको इस्तेमाल किया, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इस्तेमाल करके क्रिप्टो करेंसी क्रिएट करके बिटकॉइन सबसे पहली करेंसी इस्तेमाल करके उसने ग्रोथ पकड़ ली। तो इसलिए हमारा दिमाग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जाता ही क्रिप्टो करेंसी, और क्रिप्टो करेंसी से जाता है हमारा बिटकॉइन की तरफ, जबकि ऐसा है नहीं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ना सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बल्कि दूसरे सेक्टर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉन फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी अपनी जो है वो पूरी के पूरा लोहा मनवाने की सलाहियत रखती है। एक बात और दिमाग में रखिएगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का वाहिद मकसद डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को क्रिएट करना है, यानी कि पावर एक बंदे के हाथ में ना रहे बल्कि पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल छोटी सी और देना चाहता हूं। मान लीजिए कि मैं आपको ये कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं, और ये जो मेरा आपके पास से कंटेंट डिलीवर हो रहा है, ये वाली एग्जांपल मैंने अपनी दूसरी वीडियो के अंदर भी दी है, लेकिन आपको मैं यहां इसलिए देना चाह रहा हूं ताकि आपको बात पहली वीडियो में ही ज्यादा समझ में आ जाए। मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं, मान लीजिए ये आपके पास कंटेंट फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब के जरिए पहुंच रहा होगा। अब अगर यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम चाहे एक बटन क्लिक करके मेरा पूरा का पूरा चैनल वाइप आउट कर सकते हैं, मेरा पूरा पेज हटा सकते हैं, मेरा पूरा का पूरा प्रोफाइल हटा सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, मेरे पूरे साल की मेहनत एक सेकंड के अंदर जीरो हो सकती है। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बंदे के पास पावर है, या एक इंस्टीट्यूशन के पास पावर है, या एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के पास पावर है। जबकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर पावर किसी एक इंस्टीट्यूशन के पास या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के पास नहीं, बल्कि नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स के पास होगी। मेरी शनाख्त और मेरी जो प्राइवेसी है, या मेरे बारे में जो डिसीजन है, वो कोई एक इंस्टीट्यूशन या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नहीं बल्कि एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ले रहे होते हैं। और एक बात और भी दिमाग में रखिएगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके कोई भी डाटा टेम्पर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई एक डाटा एक जगह पे होगा ही नहीं, डिसेंट्रलाइज्ड होगा, इसलिए कोई भी डाटा टेम्पर नहीं हो सकता। और अब आप इसको वोटिंग सिस्टम पे दिमाग पर रखकर सोचें, आप इसको ये सोचें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ तहलका मचा सकती है और क्यों इतना टाइम कंट्रीज लेती हैं इसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ग्रे एरियाज भी हैं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है। दैट्स व्हाई द कंट्री एंड द कंपनी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रेगुलेट दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी समझ आई होगी, और दूसरी वीडियो भी लाजमी देखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं इस तरह के और टॉपिक्स पे लाकर आपको जो है वो गाइड कर रहा हूँगा। टिल देन और टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।